के लिए रक्षा विशेषज्ञ देवानंद सर हमारे साथ जुड़ गए। देवानंद सर, लगातार एक ही सवाल आता है कि अब 25 दिन यहाँ पर बीत गए हैं, एक महीना होता हुआ भी दिखाई देगा, क्या उम्मीद कर सकते हैं कोई तो हल होगा? आपको क्या लगता है कब तक ये युद्ध रुक सकता है? जी, ये बहुत बड़ा एक कठिन प्रश्न और सवाल आपने किया है, जिसका जवाब देना मैं मानता हूं दो ही व्यक्ति दे सकते हैं। पहले हैं पुतिन साहब और दूसरे हैं जेलेंस्की साहब जी। पर जिस तरह से अब रक्षा के विषय और सामरिक दृष्टि पे नजर रखते हुए जो आकलन किया जा सकता है वो ये है कि उम्मीद तो थी कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इस युद्ध को समाप्त हो जाना चाहिए था, जिस तरह सामान्य हम सोच रहे थे। पर लेकिन जैसे कहते हैं कि युद्ध एक ऐसी कला का नाम है जहां पर इंसान जो सोचता है वो नहीं होता, कुछ अलग ही चीज निकल के आती है। वो भी यूक्रेन में कुछ ऐसा ही हो गया है। पर दो चीजें अभी इस समय युद्ध का देख रहा हूं कि सबसे बड़ी बात तो ये कि यूक्रेन बिना मतलब पिसा जा रहा है, यूक्रेन के नागरिकों का नुकसान हो रहा है, बिल्कुल। दुनिया में बाकी देशों का भी नुकसान हो रहा है जो उनसे जुड़े हुए हैं। ये बात सत्य है और हम सब चाहते हैं युद्ध जल्दी से समाप्त हो। पर एक बात निकल के इसमें बहुत क्लियर है जो यूक्रेन को समझनी पड़ेगी, क्योंकि अब क्या हो चुका है कि रशिया जो चाहता था वो कि भाई मेरे जब तक सामरिक हितों की अनदेखी होगी मैं लड़ाई आखिरी दम तक लड़ूंगा। और वो सुपर पावर है साहब उनके पास। आज उन्होंने अमेरिका को तो भी चुपचाप एक मुहाने पे खड़ा कर दिया है। और जिस प्रकार से जो लोग यूक्रेन के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, बातों में निकले और वो जेलेंस्की साहब को भी पता लग गया कि अब मेरे ज्यादा दिन नहीं है, या तो मैं सरेंडर करूं अन्यथा मेरी मौत तय है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि रशिया के पुतिन साहब इस मोड़ पे नहीं चाहते कि जेलेंस्की साहब को मार दिया जाए, वो ये चाहते हैं कि वो कोई भी तरीके से जिंदा रहे, वो जो हमारी शर्तें उनको मान करके एक शांति का रास्ता तय करें। पर अब अमेरिका अपनी कोशिश कर रहा है कि इस युद्ध को जितना लंबा खींचा जाए। यूएनओ और ये नाटो में मानता हूँ साहब, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने थे जो दुनिया को ठीक है शांति बनाए रखी, पर वो सब स्वार्थी थे, तो वो भी एक्सपोज हो चुके हैं। नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, लोगों की आवाजें। बट इस युद्ध को जिस प्रकार से मिसाइल्स का जो कल इन्होंने शुरुआत की है, और मैं मानता हूं वैसे पहले भी हमारा आकलन यही था कि लंबे समय नहीं बट अनदर 5-6 दिन में, अब क्योंकि अब बिल्कुल। और देवानंद सर देखिए, हर दिन अत्याधुनिक हथियार जो है उनका इस्तेमाल दोनों देशों की ओर से किया जा रहा है। कल की ही अगर बात करें तो हाइपरसोनिक मिसाइल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया रूस की ओर से। इसे आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है धीरे धीरे और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा युद्ध? देखिए, युद्ध में क्या होता है साहब कि दुश्मन को डराने के सारे प्रयास किए जाते हैं। ये जो न्यूक्लियर और बड़े आर्सेनल्स हैं, मैं मानता हूँ ये रूस कभी भी यूक्रेन में इस्तेमाल नहीं करेगा, और उनके पास जैसा हम सब बता रहे हैं इतनी बड़ी ताकतें वो करेगा। लेकिन जो सवाल ये उठता है कि ये जो एक रणनीति के तहत पहले छोटे बातें की जाती हैं, बात के बाद छोटे एक्सरसाइज की जाती है, एक्सरसाइज के बाद एयर वायलेशन होते हैं, फिर अंदर एंट्री करते हैं, तो सारा उस प्रोग्रेसिव वे से देखा जाए तो मुझे लगता है कि हर प्रोग्रेसिव वे से रूस इस्तेमाल करेगा उन हथियारों का जब तक कि यूक्रेन अपने हार नहीं स्वीकार कर लेता है। और वैसे भी देखिए कि अब साउथ दक्षिण यूक्रेन पे कब्जा कर चुका है, पूर्वी यूक्रेन पे कर चुका है, उत्तरी पे कर चुका है, बस कीव पे कब्जा बाकी है। कीव पे जिस समय कब्जा हो गया, मैं मानता हूँ रूस कभी भी पश्चिम यूक्रेन में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, ऐसा लगता है आज के दिन। और अगर किसी कारणवश अमेरिका या नाटो या कोई पड़ोसी देश, जैसे रूस ने बोला है हमारे कोई यूक्रेन को हथियार देगा तो हम उसको हमारा विरोधी मानेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस यूक्रेन की लड़ाई में बाकी कोई गलती कर बैठे और ये बड़ा रूप ले ले, और जिसमें बट एक मेरा मानना है कि यूक्रेन पे कभी भी मास डिस्ट्रक्शन वेपन, न्यूक्लियर वेपन या एटम इस तरह के इस्तेमाल रूस कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी खुद की धरती है, ये उसके खुद के लोग हैं। कारण और उसके असली इस मास डिस्ट्रक्शन वेपन में अगर कोई दुश्मन है तो वो अमेरिका है, और अमेरिका पीछे हट चुका है। वो पुरानी चालबाजी पे आएगा, इकोनॉमिक सैंक्शंस है, इंसर्जेंट्स को पैदा करेगा, लोगों को भड़काएगा, वो अमेरिका का पूरा काम है। देखिए बिल्कुल देवानंद सर, देखिए 25 दिनों से लगातार ये युद्ध यहाँ पर चल रहा है, और युद्ध कहीं पर भी हो उस कंट्री को तो नुकसान है ही, जिससे है उसे भी नुकसान है, लेकिन आसपास की जो कंट्रीज है उस पर भी इसका असर दिखता है। आपको लगता है कि ये युद्ध अगर और भी आगने वाले दिनों में बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो भारत को क्या कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए,
भारत का जहां तक रोल है, मैं मानता हूं भारत भी इस दुनिया का हिस्सा है। भारत भी एक राइजिंग इकोनॉमी है, एक बड़ा मजबूत देश है, और भारत को जहां तक अपनी स्थिति बहुत क्लियर कर दी भारत ने, मैं भारत सरकार का और हमारे डिप्लोमेट्स का मैं आभारी हूं कि उन्होंने बहुत क्लियर सिचुएशन रखी है ना। इसके ऊपर असर का बिल्कुल भारत पे पड़ेगा, पर जैसा आपने देखा है मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि हमारा मेन कंसर्न, हमें हथियार की चिंता नहीं होती, हमारा मेन कंसर्न होता है पेट्रोल एंड डीजल। वो हमें इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा प्राइस ना बढ़े, पर जिस प्रकार से रूस ने हमें 25% के आसपास जो सब्सिडाइज करके पेट्रोल देने का बोल दिया है, तो मैं मानता हूं असर पड़ेगा, कम पड़ेगा। और भारत को भी कोशिश करनी चाहिए कि युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो। और मैं मानता हूं अब समय ज्यादा भी लग सकता है और होने को साफ अगले 5 दिन में भी समाप्त हो सकता है, अगर बाहर के देश नहीं इसमें उलझे, अगर वो पूरी बना के रखेंगे रूस और यूक्रेन से, तो ये तय है अनदर 5-7 डेज जिस तरह मास बड़े वेपन इस्तेमाल हो रहे हैं खत्म की ओर है, और अगर वो उलझ गए तो मैं मानता हूँ लंबा युद्ध खींच सकता है। देवानंद सर, जब शुरुआत में मतलब ये युद्ध की जब शुरुआत हुई थी, तब बहुत सारी शर्तें यहाँ पर रूस की ओर से भी रखी गई थी, यूक्रेन की ओर से भी रखी गई थी। आपको लगता है कि उन शर्तों से भी अब ये युद्ध आगे बढ़ गया? नहीं, मेरा मानना यह है कि शर्तें जो रूस ने रखी थी, रूस उसी पे कायम है आज तक। रूस को अपने सामरिक हित चाहिए थे, रूस को ये था कि यूक्रेन कभी नाटो में नहीं जाएगा, रूस को ये चाहिए था कि जो ईस्टर्न यूरोप में इन्होंने अमेरिका ने जो वेपन डिप्लॉय किए हैं वो उनको हटाए, रूस को चाहिए था कि भाई मेरे जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं उस पे कोई ना आए, रूस को चाहिए था ब्लैक सी के अंदर मेरे जो पोर्ट हैं, बिकॉज उनके पास एक ही वार्म वाटर पोर्ट है, वो ब्लैक सी में है, वो मेरा सिक्योर रहे। रूस को चाहिए था कि जो यूक्रेन के पास जो इसकी जो जमीन पुराने जमाने में इनके सामरिक दृष्टि से इस्तेमाल करते थे, वो उसने कब्जा कर लिया है। बस अब एक शर्त बची कि भाई आप सरेंडर कर दो और हमारी जो बातें उन पे बैठ के चर्चा हो जाए। मुझे लगता है अब जिस प्रकार से या तो जेलेंस्की साहब ऐसे भी देखिए, वो मैं नहीं मानता कि वो बड़े कोई रणनीतिकार है, वो एक एक्टर है, एक प्ले, उन्होंने रील पे काम किया, हकीकत नहीं देखी है, और अब जैसा उनको लोग गाइड कर रहे हैं वो वैसा कर रहे हैं। पता नहीं किस तरह अपने आदमियों का नुकसान और देश का कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और पर अब मानता है कि भारत अपना ख्याल रखेगा, और जिस प्रकार से मोदी जी का नेतृत्व और हमारे अधिकारी लोग, जैसे हमारे स्टूडेंट्स को हम निकाल के लाए, और बाकी उनके साथ साथ दूसरे लोगों का भी भला हुआ। अभी वो सेफ्टी कॉरिडोर दिए गए हैं बाई रशिया एंड बाई यूक्रेन, लोग निकल सकते हैं। तो मैं मानता हूँ ये अच्छे प्रयास हैं, बट हमारे को अभी और चौकन्ना रहना पड़ेगा। और यही बिल्कुल देवानंद सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाला, हमारे साथ बातचीत करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।